स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर 11 जिसका नाम है वायुमंडल में जल, जो कि आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की बुक है, उससे लिया गया है। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इस चैप्टर के हमारे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनता है, जो क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स से, वो 5 प्रश्न हैं। उसमें से सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि किस अक्षांश पर जो कोरियोलिस बल होता है वो शून्य होता है, यानी कि किस अक्षांश पर कोरियोलिस बल शून्य है, तो वो होता है विषुवत रेखा पर। दूसरा है वाताग्र का क्या अर्थ है, तो जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं जिस स्थान पे, उस मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। यानी कि जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ एक साथ मिलती हैं तो उस मध्य सीमा को, उस क्षेत्र को कहा जाता है वाताग्र। अब ये वायु राशियाँ क्या होती हैं, तो देखिए वायु राशि से हमारा अभिप्राय यह है जब वायु किसी विस्तृत क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है, यानी कि जब वायु जो होती है वो किसी क्षेत्र में पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों जैसे कि तापमान को, आर्द्रता संबंधी जो अभिसरण होते हैं उनको धारण कर लेती है। तापमान तथा विशिष्ट गुणों वाली इसी वायु को वायु राशि कहते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है तथा इनमें कई परतें भी होती हैं। यानी कि वायु राशि है किसी क्षेत्र में जब वो कुछ टाइम तक रहती है और वहाँ के उसके जो गुण होते हैं जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, उनको धारण कर लेती है, तो ऐसी वायु को वायु राशि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1 मार्क्स के हमारे 2 और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि दाब प्रवणता से आप क्या समझते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाब में अंतर दाब प्रवणता कहलाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाब प्रवणता क्या है, अंतर क्या है उनमें, ये दाब प्रवणता कहलाता है। समदाब रेखाओं का पास या दूर होने से क्या अभिप्राय है, यानी कि समदाब जो रेखाएं होती हैं वो पास या दूर होती हैं, तो इससे इसका क्या मतलब है। तो समदाब रेखाएं यदि पास पास है तो दाब प्रवणता अधिक है और दूर है तो दाब प्रवणता कम है। समदाब रेखाएं जब पास पास होती हैं तो जो दाब प्रवणता होती है, जो अंतर होता है वो अधिक होता है, और जब दूर होती हैं तो अंतर कम होता है, दाब प्रवणता कम होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बात करते हैं 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है पवनों के प्रकार बताइए, यानी कि जो वायु होती है, जो पवनें हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं वो बताना है। तो देखिए पवनों के 3 प्रकार होते हैं, एक है वायुमंडलीय पवनें, दूसरी है सामयिक पवनें, तीसरी स्थानीय पवनें। तो वायुमंडलीय पवनों की बात करते हैं। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्षभर चलने वाली पवन को भूमंडलीय पवन कहते हैं। ये वायुमंडलीय नहीं, भूमंडलीय पवन है। तो भूमंडलीय पवनें कौन सी होती हैं, देखिए ये पवनें एक विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्षभर चलती हैं, ऐसी पवनों को भूमंडलीय पवनें कहते हैं। ये पवनें एक वायुदाब कटिबंध से दूसरे वायुदाब कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती हैं, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ नियमित रूप से चलती रहती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सन्मार्गी, दूसरी होती है व्यापारिक, या मतलब सन्मार्गीय व्यापारिक पवनें, फिर होती है पछुआ पवनें और होती हैं ध्रुवीय पवनें। ठीक है, फिर आती है हमारी सामयिक पवनें। ये पवनें जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं, जैसे मानसून। ठीक है, तो सामयिक पवनें क्या होती हैं कि ऋतु के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेना सामयिक पवनें कहलाता है। फिर आती है स्थानीय पवनें। ये पवनें भूतल के गर्म व ठंडा होने की भिन्नता से पैदा होती हैं और स्थानीय रूप से सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। यानी कि ये जो पवनें होती हैं, जब स्थल हमारा गर्म होता है, ठंडा होता है, तो उसकी भिन्नता से पैदा होती हैं। यानी कि जहाँ पे स्थल गर्म है तो वहाँ पे गर्म वायु, जहाँ पे स्थल ठंडा है वहाँ पे ठंडी वायु चलती है, तो इन्हें कहते हैं स्थानीय पवनें। जैसे इसका उदाहरण है स्थल समीर व समुद्र समीर, लू, फोन, चिनूक, मिस्ट्रल आदि। ठीक है, तो पवनों के प्रकार ये 3 हैं, भूमंडलीय पवनें हैं, सामयिक पवनें हैं और स्थानीय पवनें। आई होप 3 मार्क्स का पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं स्थल समीर की और समुद्र समीर की। दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो ये प्रश्न 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए स्थल समीर क्या है। ये पवनें दिन के समय चलती हैं। दिन के समय में जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल जो होता है वो शीघ्र गर्म होता है, यानी कि स्थल जो होता है वो समुद्र की अपेक्षा दिन के समय में जल्दी गर्म होता है, जिससे स्थल पर उच्च वायुदाब प्रवेश बनता है। ये पवनें शुष्क होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं समुद्र समीर। ये पवनें रात के समय चलती हैं समुद्र से स्थल की तरफ। रात के समय स्थल शीघ्र ठंडा होता है तथा समुद्र
देर से ठंडा होता है, जिसके कारण समुद्र पर उच्च वायुदाब प्रदेश जो होता है वो बनता है। इन पवनों में आर्द्रता होती है, यानी कि रात के समय में क्या होता है कि स्थल जो होता है वो शीघ्र ठंडा होता है और समुद्र देर से ठंडा होता है, जिसके कारण समुद्र पर उच्च वायुदाब बनता है। ठीक है, तो स्थल समीर और समुद्र समीर में ये अंतर था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि चक्रवात किसे कहते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चक्रवात क्या होता है। तो देखिए, पवनों का ऐसा चक्र पवनों का ऐसा चक्र जिसके अंदर की वायु दाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है, यानी कि ऐसी पवनें जिनमें वायु दाब अंदर की तरफ कम होता है और बाहर की ओर अधिक होता है, ये चक्रवात कहलाते हैं। मतलब नहीं समझ में आया होगा, देखिए समझाते हैं। यह वृत्ताकार या अंडाकार का होता है। इसमें वायु चारों ओर उच्च वायुदाब के क्षेत्र से केंद्र के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, यानी कि इसमें जो वायु होती है वो चारों ओर जो उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है, वहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण से उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के अनुसार चलती है। यानी कि चक्रवात जो है वो पवनों का एक ऐसा चक्र होता है जिसके अंदर वायुदाब कम और बाहर अधिक होता है, तब चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये चक्रवात उत्पन्न होने की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के दिशा के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों की दिशा के अनुसार होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, पहली विशेषता है इनकी उत्पत्ति सागर तल पर होती है। इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा के आसपास निम्न अक्षांश में होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम की तरफ होता है। ये चक्रवात भारी मूसलाधार वर्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो चक्रवात क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये प्रश्न है कि घाटी समीर और पर्वत समीर क्या होते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, घाटी समीर दिन के समय शांत और स्वच्छ मौसम में वनस्पतिहीन सूर्यभिमुख ढाल तेजी से गर्म होते हैं, यानी कि जहाँ पे वनस्पति नहीं होते हैं, शांत और स्वच्छ मौसम होता है, वहाँ की जो ढाल होती है घाटी की वो तेज़ी से गर्म हो जाते हैं और इसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसका स्थान लेने के लिए घाटी से वायु ऊपर की ओर चढ़ती है। दिन के समय 2 बजे इनकी गति बहुत तेज होती है। कभी कभी इन समीरों के कारण बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढालों पर वर्षा भी होती है क्योंकि वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये थे घाटी समीर। फिर आता है पर्वत समीर। तो देखिए, पर्वत समीर यहाँ पे है कि रात के समय पर्वतीय ढालों की वायु जो होती है वो तेज पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी और भारी होकर घाटी में नीचे उतरने लगती है। इनके रात के समय में क्या होता है कि पर्वतीय ढालों पर जो वायु होती है वो पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी हो जाती है और घाटी से नीचे उतरने लगती है। ठीक है, इससे घाटी का तापमान सूर्योदय से कुछ समय पहले तक काफ़ी कम हो जाता है, अतः तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। यानी कि जब घाटी मतलब कि जो वायु होती है वो घाटी में नीचे की तरफ उतरने लगती है तो इससे क्या होता है कि तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। ठीक है, और सूर्योदय के कुछ समय तक यह काफ़ी कम रहता है। सूर्योदय के कुछ पहले इनकी गति बहुत तेज़ होती है, ये समीर शुष्क होते हैं। यानी कि सूर्योदय होने से पहले जो पर्वत समीर होते हैं इनकी गति बहुत तेज़ होती है, लेकिन जैसे वो उगता है तो इनकी गति बहुत मंद पड़ जाती है और ये समीर जो होते हैं वो शुष्क होते हैं। ठीक है, तो पर्वत समीर और घाटी समीर में क्या अंतर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे दोस्तों 3-3 मार्क्स के 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न, आई होप आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। 5 मार्क्स के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, 2 प्रश्न है जिसमें से पहला प्रश्न है कि बादल कैसे बनते हैं और बादलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बादल कैसे बनते हैं। बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने की वजह से होता है। यानी कि बादलों का निर्माण जो है वो वायु में उपस्थित जो महीन धूल कण होते हैं उनके जमा होने की वजह से और जलवाष्प के संघनित होने की वजह से होता है। क्योंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए उनके विस्तार, घनत्व या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहले बादल का प्रकार है पक्षाभ मेघ। ठीक है, इनका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतले
तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। पक्षाम मेघ कौन से होते हैं? इनका निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, यह पतले होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, जैसे पंख होते हैं वैसे। ठीक है, और ये हमेशा सफ़ेद रहते हैं। ठीक है, फिर कपासी मेघ आते हैं। तो कपासी मेघ क्या होते हैं? ये कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं और इनका निर्माण 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई तक होता है। ये छितरे मतलब ये भी इधर उधर बिखरे हुए होते हैं और ये चपटे आकार वाले होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं स्तरी मेघ। ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश में बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं, यानी कि स्तरी मेघ जो है वो आकाश में बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास होने की वजह से या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने की वजह से बनते हैं। फिर आते हैं वर्षा मेघ। वर्षा मेघ आप समझ गए होंगे कि ये काले होते हैं, गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। वर्षा मेघ जलवाष्प की आकृति विहीन संयुति होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेघ हो गए? पक्षाम मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। ठीक है, तो बादल कैसे बनते हैं और बादलों का वर्गीकरण इस तरह से था। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ये बचता है कि ये 4 जो मूल प्रकार के बादल हैं, ठीक है, इसमें देखिए कुछ पॉइंट और बचते हैं कि ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों में निर्माण करते हैं। जैसे ऊंचे बादल 5 से 14 किलोमीटर जिसे कहते हैं पक्षाभ स्तरी, यानी कि पक्षाभ स्तरी, पक्षाभ कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल होते हैं, ये 2 से 7 किलोमीटर के होते हैं, स्तरी मध्य और कपासी मध्य। कम ऊंचाई वाले बादल होते हैं जो कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं, स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ तथा कपासी वर्षा मेघ। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए या ना रखिए वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है आपके बादल कैसे बनते हैं और बादलों के प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 5 मार्क्स के हमारे अगले प्रश्न की। 5 मार्क्स का हमारा अगला प्रश्न है कि वर्षा कैसे होती है, अब हम इसके प्रकार बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्षा होती कैसे है, फिर बात करेंगे इसके प्रकारों की। तो देखिए, जब किसी कारणवश जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है तो वह ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इस प्रकार जलकण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं, अतः मेघों का निर्माण होता है। मेघ किसी अवरोध में टकराकर अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी की धरातल पर गिरा देते हैं। इसे जलवर्षा या जलवर्षा कहते हैं, जो कि 3 प्रकार की होती है। यानी कि वर्षा क्या है? किसी कारणवश जलवाष्प से भरी हुई जो वायु होती है वो जब ऊपर की ओर उठती है और ठंडी होती है तब जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इस कारण जो जलकण पैदा होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के साथ मिल जाते हैं और हवा में ही बहने लगते हैं, तैरने लगते हैं। ऐसी ही हवा से बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, जब ये बादलों का निर्माण होता है तो फिर क्या होता है? आपस में टकराने की वजह से ये अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी की धरातल पर भेज देते हैं, यानी कि फिर वर्षा होने लग जाती है। और ये वर्षा होती है 3 प्रकार की। पहली वर्षा है संवहनीय वर्षा। पहली वर्षा कौन सी है? संवहनीय वर्षा। जब भूतल अधिक गर्म होता है उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है, यानी कि जब पृथ्वी की सतह अधिक गर्म होती है और उससे जो वायु लगती है वो भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर जो वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिसमें घनघोर वर्षा होती है। इन्हें संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा किससे होती है? कपासी मेघ से। कपासी मेघ बनते कैसे हैं? जब भूतल गर्म होता है, ठीक है, उसके साथ लगने वाली वायु गर्म होती है और वो ऊपर उठने लगती है। जब वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद वह वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होते हैं वो संघनित हो जाते हैं और फिर बादलों का निर्माण करते हैं। बादल से क्या बनते हैं? मतलब बादल से फिर वर्षा हो जाती है। तो ये होती है संवहनीय वर्षा, जो कि बहुत अधिक होती है। फिर आती है पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती। तो पहले बात करते हैं पर्वतकृत वर्षा की। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या ठंडे पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से संतृप्त हो जाती है और वायु चढ़ने से जलवाष्प का संघनन भी होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। यानी कि जब जलवाष्प से जो वायु होती है वो किसी पठार या पर्वत की ढलान के साथ ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद जब वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने की वजह से वो संतृप्त हो जाती है,
जब वो संतृप्त होती है तो संघनन होता है, संघनन से वर्षा पैदा होती है। ठीक है, इसे कहते हैं पर्वतकृत वर्षा। फिर आती है चक्रवाती। चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वताग्री वर्षा कहते हैं। यानी कि जब चक्रवात आते हैं तो सिंपल सी बात है कि बहुत मतलब पानी बहुत मात्रा में समुद्र से स्थल की तरफ आता है, तो ऐसे में बारिश भी होती है। ठीक है, तो उसी बारिश को कहते हैं चक्रवाती वर्षा। तो ये था वर्षा कैसे होती है और यह कितने प्रकार की होती है। तो आई होप आपको कि 5 मार्क्स के हमारे जो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ आपकी आज की ये वीडियो और आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना, और आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।